चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारिया तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारिया तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले, यारा बे यारा बे यारा बे। दोस्तों, ये गाना संकेत करता है कि आज सेल्यूलाइट के सितारे कार्यक्रम में हमारे मेहमान कौन हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हमारे मेहमान हैं इस गाने के संगीतकार विशाल भारद्वाज। इनसे बात कर रही हैं मीना नाहटा। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। अच्छी मुंडेर के तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। भाई और बहनों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच जाने माने संगीतकार विशाल भारद्वाज जी हैं। विशाल जी नमस्ते। जी नमस्ते। एंड वेलकम टू सेल्यूलॉइड के सितारे। थैंक यू। शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ की है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी पैदाइश चांदपुर शहर तो नहीं, कस्बा है। वहाँ जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की है। अच्छा। उसके बाद मुझे होश आया नजीबाबाद में। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में काम करते थे, खानसार इंस्पेक्टर थे। अच्छा। पर वैसे शायर, कवि थे, फिल्मों के लिए भी लिखा है। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। हाँ, कॉम्बिनेशन अजीब इसलिए है क्योंकि नौकरी तो कमाने के लिए करनी पड़ती थी, घर चलाने के लिए जी। और खुद को चलाने के लिए शायरी करनी पड़ती थी। अच्छा। तो कॉम्बिनेशन तो खुदा ही बना था ऊपर से। तो एनीवे, मैं नजीबाबाद में मैंने अपना स्कूल 5वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र मेरठ में हुआ और उसके बाद मेरठ के आसपास की जगहों में होता रहा, पर फिर उन्होंने बेस मेरठ ही बना के रखा। तो मैंने उसके बाद क्लास 6 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन करने के लिए आया। अच्छा अच्छा। किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में किया। अच्छा, लेकिन और आगे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी? नहीं, मैंने फिर वापस मेरठ जाके एमए हिस्ट्री से 1 साल करने की कोशिश की और अच्छा। किया, पास भी किया, पर फिर दूसरा साल टाइम नहीं था मेरे पास। अच्छा, लेकिन बेसिकली इंटेलिजेंट थे आप स्टडीज में? नहीं, मैं तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ अपनी नजर में तो। क्या बात है। बहुत बढ़िया। पर दुनिया इंटेलिजेंट, ये तो दुनिया के ऊपर मानना है। नहीं नहीं, बिल्कुल है ही आप। इतना नाम कमा लिया तो बेसिकली इंटेलिजेंट है ही, म्यूजिक में इंटेलिजेंट है ही। तो आप दिल्ली से मुंबई कैसे पहुंच गए? वैसे तो उस वक्त तो ट्रेन से आया था। पर मकसद क्या था मुंबई आने का? मकसद तो यही था, मुंबई में जो मकसद हर एक का आने का, बाहर से आने वालों का मकसद होता है, बॉलीवुड में पहुंचना। हाँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ही यहाँ की सबसे बड़ी ग्लैमर लाइन है जो कि आपको अपनी ओर खींचती है, बुलाती है। तो मैं उसी के लिए म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए यहाँ आया। पर उस वक्त मैं दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के बाद जिन लोगों ने माचिस प्रोड्यूस की, मिस्टर आरवी पंडित, तो मैं सीबीएस में बतौर एएनआर मैनेजर, आर्टिस्ट एंड रिपोर्टर मैनेजर की हैसियत से मैं काम करता था वहाँ पे। अच्छा। और मैंने एक्चुअली वहाँ पे मैं सीरियल का और डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी के प्रोग्राम्स, उन सब के लिए म्यूजिक करता रहता था वहाँ पे। अच्छा। कॉलेज खत्म करने के बाद। पर कोई दरिया नहीं बन रहा था इधर बम्बई आने का। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ कि दिल्ली में भी आप संगीत से जुड़े हुए रहे कि ये अचानक मुंबई आकर संगीत की दुनिया में आप खो गए? जी नहीं, ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है। अच्छा, कुछ बेस था दिल्ली में? हाँ, बेस इन द सेंस कि मेरा पहला एक्चुअली फिल्म माचिस नजर में आई है, पर मेरा पहला गाना
मैंने एक फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया, तो फिल्म रिलीज भी हुई थी, उसका नाम था वहम। अच्छा अच्छा। और वो मेरे फादर के दोस्त थे जो वो फिल्म बना रहे थे। फिल्म में कोई गानों का स्कोप था ही नहीं, एक अजीब सी किस्म की एक अलग ही फिल्म थी वो। उसमें 2 गाने थे, तो एक गाना उन्होंने मुझसे करा लिया था। फिर वो गाना होने के बाद, वो गाना मेरा लाइफ का पहला गाना जब मैं सिर्फ 19 साल का था। अच्छा। और मैं अपने कॉलेज में 2nd ईयर में था, तब आशा जी ने वो गाना गाया था। उससे भी पहले से, बल्कि मैं अपने जब शायरी समझ में आने लगी थी, तो मैं अपने फादर की कविताएं कंपोज करता रहता था। अच्छा, तो मतलब शुरू से संगीत की तरफ आपका झुकाव था ही? मतलब फैमिली में ऐसा कोई संगीत नहीं था, नहीं? मतलब पर शायरी थी। अच्छा। तो शायरी में भी एक अपना संगीत तो होता ही है। बिल्कुल। और जो लोग संगीत के होते हैं उनको शायरी भी समझ में आती है, मतलब एक दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स तो हैं। मेरे फादर का एक सपना था कि मैं कंपोजर बनूं। अच्छा। और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा। तो इसलिए कुछ कॉम्बिनेशन अजीब सा था। मतलब मैं जब क्रिकेट में फेल हुआ, तब मुझे एक पॉइंट पे आके लगा कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्रिकेट में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी, क्योंकि आई लॉस्ट माय फादर इन 85। अच्छा अच्छा। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस फैमिली में था, और क्रिकेट खेलने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए था। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ उसी के बारे में सोचना था फिजिकली, क्योंकि उसमें फिजिकल बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत है किसी भी गेम में। प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करना मतलब स्टेमिना आपको अपना बनाना है, और दिन रात फिजिकली आपको फिट रहना है। तो वो एक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि अपनी घर का खर्चा भी चलाना, घर का खर्चा तो नहीं मैं चला रहा था, पर अपना खर्चा चलाना दिल्ली जैसे शहर में वो एक मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये क्रिकेट तो हाथ से निकल रहा है। तो बस उस वक्त फिर ऐसे दोस्त मिले वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में, कि वो अचानक मेरा रुझान म्यूजिक की तरफ ज्यादा झुकने लगा। अच्छा, और मुंबई का रास्ता दिख गया आपको? जी हाँ। तो विशाल जी, इस तरह आपकी जिंदगी में म्यूजिक का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर भी म्यूजिक का सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। आपकी पसंद का पहला गीत सुनवा दीजिए श्रोताओं को। ठीक है, मैं पहला गाना, अब जब एक सफर की बात हुई है, तो जिस गाने ने मुझे बहुत इंस्पायर किया हमेशा, और करता रहा और करता रहेगा भी आगे, मैं फिल्म इम्तिहान का वो गाना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ
विशाल जी, जब आप दिल्ली में थे तो आपको किस संगीतकार का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, या कौन से संगीतकार इंडियन बॉलीवुड के आपके आइडल के जैसे थे? वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली से पहले भी थे। अच्छा। और जो अब तक हैं, हाँ हाँ। जैसे, और एक अकेला कोई नहीं है उसमें, सब बहुत लोग हैं, जैसे पंचमदा, एस डी बर्मन साहब, मदन मोहन जी, सलील चौधरी, जयदेव साहब। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा, सबसे अहम जगह किनकी थी? सबका, क्योंकि इतना अच्छा काम है, किसी एक को ऊपर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सबने अपने अपने रंग में जो काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी का रंग एक का बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सबके एक काम, बहुत ही खूबसूरत काम इन लोगों ने किया है। पंचमदा, जो उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया है पंचमदा ने, मैं ये मानता हूँ कि मैं उनको, इतना ज़्यादा मुझे उनका म्यूज़िक पसंद है कि मैं उस रास्ते से निकला हूँ। पर वहाँ से अब मुझे लगता है मैंने एक अपनी पगडंडी बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। अभी वो ही आपके आइडियल है, या अब आप जिस स्थिति पर पहुंच गए हैं, जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, आपको लगता है कि नहीं, अब तो कोई नहीं है, बस हूँ जो मैं ही हूँ? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और ना मैं कुछ होना चाहिए मुझे अपनी नज़र में। अच्छा। पर यह है कि मैं जिन लोगों के को आइडियल, एक पंचमदा नहीं, जैसे मैंने बोला, मेरे सब ये जितने मैंने नाम गिनाए, सलील चौधरी साहब, एस डी बर्मन साहब, मदन मोहन जी, रोशन साहब, ये सब लोगों ने जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपना कैरियर ख़त्म होने के वक्त तक इनका 25% भी काम कर पाया है तो काफ़ी होगा। अभी तो मैंने जुमा जुमा 8 दिन का मैं कंपोज़र हूँ। और प्रेजेंट डे संगीतकारों में से कौन आपको बहुत पसंद है? किसका संगीत आपको बहुत पसंद है? मुझे आजकल के म्यूजिक में, ऑर्केस्ट्रेशन में रहमान का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ए आर रहमान। हाँ, क्योंकि रहमान का ऑर्केस्ट्रेशन एक अपने आप में ही एक अलग चीज़ है। उसने साउंड्स के साथ काम किया है, और ख़ास तौर से उन्होंने साउंड को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाके खड़ा किया है। हम लोग कभी भी साउंड के लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे इंडिया में, कि हमारे गानों में एक फिक्स चीज़ें होती थी कि 10 ढोलक बजनी है और 10 तबले बजने हैं, 50 वोलिन होने बहुत ज़रूरी हैं। रहमान ने उस मोनोटनी को ब्रेक किया, और उसने साउंड को, की वॉइस में इफ़ेक्ट्स को, और सब चीज़ों में एक अजीब अजीब से इफ़ेक्ट्स यूज़ करके, साउंड इफ़ेक्ट्स से मेरा मतलब है कि रिवर्ब, वो एको, वो जो चीज़ उसने एक अलग ढंग से यूज़ किया, तो वो एक बहुत बड़ा उसका, रहमान को उसका श्रेय जाता है। अब जब आपने ए आर रहमान की बात की है, तो काफी लोगों का मानना है कि आप पर ए आर रहमान का बड़ा हैंगओवर है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आपका म्यूजिक का जो स्टाइल है वो रहमान के म्यूजिक स्टाइल से बहुत मिलता जुलता है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा काम जो है पोइट्री बेस्ड बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे फादर शायर थे और मेरे खून में, मुझे विरासत में शायरी मिली है। तो इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ वो बहुत शायरी बेस्ड होता है। और रहमान का काम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा साउंड बेस्ड है। वहाँ लिरिक्स को उतना उनको ज़रूरत नहीं पड़ती लिरिक्स के ऊपर डिपेंड करने की। उनके अपने अकेले म्यूज़िक में उतनी ताकत है कि वो उसके ऊपर कर लेते हैं काम। मगर मुझे लफ्ज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनफैक्ट जब कभी मुझे डमी ट्यून जो बनानी होती है, जैसे हमारी फिल्मों में होता है कि किसी सिचुएशन में या किसी कैरेक्टर के लिए हमेशा गाने पहले नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि 75% ये होता है कि हम लोग पहले ट्यून बनाते हैं। तो मुझे वो ट्यून बनाने के लिए भी मुझे खुद पहले डमी वर्ड लिखना पड़ता है। तो मुझे वो डबल काम करना पड़ता है कि पहले उस कैरेक्टर को कंसीव करके मैं उस हिसाब से गाने की लाइनें सोचता हूँ, फिर उसको कंपोज करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए, और मेरे गानों में लफ्ज़ को अहमियत, मतलब मुझे उसमें मज़ा आता है। अच्छा। मुझे शायरी एंजॉय करने में, जबकि रहमान के यहाँ उतना वर्ड्स शायरी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। हाँ, क्योंकि उनके अपने एक म्यूजिक में एक उनकी म्यूजिकल अपनी एक अप्रोच है। तो लिरिक्स से जुड़ा हुआ सवाल बाद में करूंगी मैं, पहले एक गाना सुनवा दीजिए। एक मैं गाना सुनवाता हूँ सलील चौधरी साहब का, जिसमें खास सलील दा के अंदर वो बात थी कि सलील दा एक पोइट्री के मीटर को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद शायर थे। वो उन्होंने एक फिल्म म्यूजिक की मोनोटनी ब्रेक करने के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि शायर लोग भी बहुत सख्त थे और कंपोजर्स भी बहुत हार्ड लाइनर्स थे। तो वो लोग कभी मीटर के बाहर लिखना, मतलब बहुत पहले की बात है कि
एक उसको गलत बात समझा जाता था कि अगर मीटर में कमी है, कि अगर एक मात्रा या एक रुकन कुछ कम रह गया तो वो एक कमी माना जाता था। तो सलील दा ने उस मोनोटनी को ब्रेक करके एक 1 मीटर की लाइन कही, दूसरी लाइन बिल्कुल आधे मीटर की कह दी, या बिल्कुल ही एक दूसरा एक मीटर पकड़ के वो लाइन कह दी। तो उससे क्या हुआ कि मोनोटनी जो म्यूजिक की थी वो ब्रेक हुई और जो कॉम्पोजिशन था उसमें एक नयापन आया। तो जैसे ये गाना अन्नदाता का है, रातों के साए घने, जब बोझ दिल पर बने, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए तो है तेरे लिए। रातों के साए घने, जब बोझ दिल पर बने, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए तो है तेरे लिए। जब भी मुझे कभी कोई जो गम घेरे, लगता है होंगे नहीं सपने ये पूरे में। जब भी मुझे कभी कोई जो गम घेरे, लगता है होंगे नहीं सपने ये पूरे में। कहता है दिल मुझको माना है गम तुझको, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए। हाँ, तो विशाल जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि कभी कभी आपको धुन पहले बनानी पड़ती है और बाद में बोल लिखे जाते हैं, गीतों के बोल। अक्सर ऐसा ही होता है, मतलब ये ज्यादा होता है। तो उसमें परेशानी नहीं होती है? बिल्कुल होती है, तभी तो मैं कैसे आपसे काम ये करते हैं? परेशानी बांट रहा हूँ आपसे। हाँ। तो कैसे आप कैसे काम करते हैं फिर? नहीं, पर ऐसी स्थिति उसमें में? ऐसी बात नहीं कि उसमें परेशानी ही है, उसका एक लुत्फ भी है और उसमें एक कुछ नया आयाम पकड़ने का मौका भी मिलता है। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि कभी कभी कोई कैरेक्टर ऐसा होता है कि जिसके लिए अगर आप पहले लफ्ज अगर लिखें तो कब वो बात नहीं आती है। कभी हम पहले, क्योंकि हम तो तारा रारा दारा रारा करके कुछ भी फ्रेज लेके बना लेते हैं, तो उससे एक नयापन आने की उम्मीद होती है। शायर उस तारा रारा दारा रारा को पकड़ के जब उसमें एक्सप्रेशन डालते हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से, तो नयापन आने की उम्मीद होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो है, पर वो इट्स टीडियस जॉब। विशाल जी, आपके पिताजी शायर हैं, तो वो शायर वाली बात आप में भी आई है? कुछ लिखते हैं आप? हाँ, मैं कविताएं, कुछ अपनी नज़में वगैरह लिखता हूँ। हाँ। तो फिर आप अपने गीत क्यों नहीं लिख देते? नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि जितने लोगों का ये इट्स टीम वर्क, अगर मैं ही गाने लिखूंगा और मैं ही कंपोज करूंगा, मैं ही गाऊंगा और तो मैं ही रिलीज करूंगा और मैं ही अकेला सुनूंगा बैठ के, तो ऐसा हो जाएगा। तो नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसमें जितना जो, जैसे मैं गुलजार साहब से तो ज़्यादा अच्छी शायरी नहीं करता हूँ, तो जो आदमी मुझसे ज़्यादा अच्छा काम जानता है, तो मेरी समझदारी इसी में ही है और मेरा भला भी इसी में ही है कि मैं उस अपने से ज़्यादा समझदार आदमी को अपने साथ ले लूँ। तो समझदारी और भलाई की बात पर एक और गाना सुनते हैं और फिर शायरी से जुड़ा हुआ एक और सवाल। मैं गुलजार साहब का ही गाना सुनाता हूँ, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है और मेरे बहुत ही फेवरेट कंपोजर, जिनका मैंने नाम नहीं ले पाया, भूल गया था, इलैयाराजा जी। अच्छा। सदमा फिल्म का गाना है, सुरेश जी का गाया हुआ। बहुत अच्छा।
लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। वाह, गुलजार साहब के बोल सुनकर बहुत अच्छा लगा। विशाल जी, एक बात मैंने नोट की है, हम सब ने नोट की है कि आपकी जो फिल्में अभी तक रिलीज हुई हैं या शायद हो सकता है जो आने वाली फिल्में भी हैं, उनमें गीतकार गुलजार साहब ही हैं। ऐसा क्यों? ये गुलजार विशाल का कॉम्बिनेशन हमेशा क्यों रिपीट हो रहा है? उसमें तो उस बात के लिए जिम्मेदार कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे लिरिसिस्ट, दूसरे गीतकारों के साथ काम करने में कुछ घबराते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बेताबी फिल्म जो की वो उसमें समीर साहब थे, पर उसमें एक गाना मुझे भी लिखना पड़ा। और उसके बाद मैं जो आगे फिल्म कर रहा हूँ, एक गॉड मदर करके फिल्म है HMV की, शमाना जी उसमें है। उसमें जावेद अख्तर साहब मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मुझे जावेद साहब की शायरी भी बहुत पसंद है। और आगे बाकी ऐसा हुआ कि जो माचिस के बाद जितनी फिल्में की, तो उसमें मेरे से ज़्यादा मेरा तो हमेशा ही रहता है कि मैं गुलजार साहब के साथ काम करूं। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है, मुझे बहुत उनकी शायरी, मुझे गुलजार साहब और जावेद साहब दोनों की शायरी बहुत पसंद है, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं। तो अगर बाई चांस किसी ऐसे गीतकार को साइन किया जाए जिसकी शायरी आपको पसंद ना हो, तो फिर आप रिफ्यूज करेंगे उस फिल्म को? मैंने पर ये कहाँ बताया कि मुझे शायर कौन सा पसंद नहीं है। ठीक है। पहले आप मुझसे ये पूछिए कि मुझे कौन शायर पसंद नहीं है। नहीं, बात सही है आपकी। ठीक है, तो आपकी आने वाली फिल्मों में आनंद बख्शी साहब भी मेरे साथ एक फिल्म है, श्याम घनश्याम करके एक फिल्म है। हाँ। उसमें आनंद बख्शी साहब ने भी मेरे साथ काम किया। अच्छा। तो काफी लोगों के साथ, पर ये है कि जो काम अभी तक आया है वो गुलजार साहब के साथ का सामने आया है। कहीं ऐसे तो नहीं कि गुलजार और विशाल का कॉम्बिनेशन क्लिक कर गया तो बस वही रिपीट हो रहा है? हाँ, एक जोड़ी बन गई है, जैसे आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी बहुत फेमस है। हाँ, तो एक टीम वर्क तो एक्चुअली होता है, क्योंकि आपस में जो रेपो बनता है, जो रेपर्ट जो एक बार बन जाता है, तो उसका एक फायदा तो होता है। उससे फायदा जो होता है उसमें ये कि टाइम बचता है, और यहाँ पे जो सब लोग फिल्में बनाने के लिए आते हैं वो घोड़े पे सवार आते हैं। तो उनको जो गाना, अगर वो आज आपसे मिलने के लिए आए तो उन्हें गाना कल चाहिए था। तो एक उस वजह से, क्योंकि नए आदमी के साथ काम करने में थोड़ा सा एक रिश्ता बनते बनते वक्त लगता है,
तो उस वजह से वो सबकी इनसिक्योरिटीज होती हैं एक्चुअली कि इतना वक्त लगने वाला है, तो क्यों ना जिसके साथ एक ऑलरेडी रैपो बन चुका है। उसके साथ काम करें। अच्छा विशाल जी, कहीं ऐसे तो नहीं कि गुलजार के गीतों के कारण आप चमक गए माचिस में? वही बात है, वाकई में मेरे आप मानते हैं? हाँ, मेरे म्यूजिक के अंदर वैसा कुछ नहीं था, वो मेरा तो यही मानना है। सच्ची कह रहे हैं? सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। अच्छा नहीं नहीं, म्यूजिक तो लाजवाब था ही। विशाल जी, एक और बात पूछूंगी माचिस से जुड़ी हुई, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं पहले। जी, अब गुलजार साहब का जिक्र आप इतना कर रही हैं तो गुलजार साहब का ये गाना और सुनना पड़ेगा आपको। जरूर। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलाइट के सितारे। इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं संगीतकार विशाल भारद्वाज। इनसे बातचीत कर रही हैं मीना नाहटा। विशाल जी, एक बात पूछूंगी, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी मानूंगा, पूछिए। मानेंगे? तो फिर नहीं पूछती, डर लगता है मुझे। नहीं, चलो पूछ ही लेती हूँ। सबको लगता है कि माचिस का संगीत जबरदस्त रहा। जो आपकी पहली फिल्म थी, जो हम सबको पता है कि वो फिल्म आपकी पहली थी, तो उसका म्यूजिक इतना अच्छा रहा, और उसके बाद की जो फिल्म्स थी, बेताबी है, चाची 420 है, उन फिल्मों में इतना मजा नहीं आया। तो क्या आप वन फिल्म वंडर हैं, बस ओवर? अगर ऐसी बात है तो शायद सच है। नहीं, आपको क्या लगता है, बस एक फिल्म में चमक गए तो आपका नहीं, काम आप खत्म? एक बात सुनिए, आपका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि एक तो उसका मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या वजह रही है। एक तो ये कि माचिस का म्यूजिक इतना ज्यादा अच्छा था कि उसके बाद अच्छा म्यूजिक भी बुरा माना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस बहुत अच्छे से ज्यादा भी अच्छा करने के लिए एक्सपेक्ट किया गया। अब उसके लिए ना तो माचिस जैसा डायरेक्टर था मेरे पास, और ना माचिस जैसा सब्जेक्ट था, ना प्रोड्यूसर थे। तो अगर चाची 420 में आप माचिस देखना चाहते हैं तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। क्योंकि चाची 420 जो है वो एक अलग किस्म की फिल्म है, माचिस एक अलग किस्म की फिल्म है। और चाची 420 का अगर जो हिट होने का क्राइटेरिया या अच्छा लगने का क्राइटेरिया है, तो मैं जब दिल्ली में गया या कहीं भी छोटे शहर में गया
तो जो वहाँ बच्चे गलियों में खेल रहे थे वो तो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। तो मैंने उन बच्चों को वहाँ पे चुपड़ी चाची और दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा गाना गाते हुए सुना है कि वो भाग भाग के खेल रहे थे और दौड़ा 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 भागा भागा गा रहे थे। और अभी आपने अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा? हाँ, हाँ, क्योंकि मैं सूंघता भी आंखों से हूँ। क्या बात है। क्योंकि मेरे उस्ताद ही बोलते हैं ना कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। आहा, तो जब हमारा उस्ताद आंखों से खुशबू देखता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन विशाल जी, मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगी कि हो सकता है बच्चों को पसंद आए हो गाने, लेकिन ये बात तो डेफिनेटली है कि ये फिल्म हिट भी है। लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हो सकती थी अगर म्यूजिक इसका और अच्छा होता था। तो ये तो वेद पंडित्स भी कहते हैं। ये फिल्म सुपर हिट भी है, और क्योंकि अभी सिल्वर जुबली होगी, जब गोल्डन जुबली होगी तब आप उसके बाद क्या कहेंगे कि मतलब ये आसमान के देवता लोग भी देख लेते अगर म्यूजिक अच्छा होता। ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक फिल्म का म्यूजिक इतना अच्छा किया है तो मुझे उसके लिए एक्यूज किया जाए कि मेरा जिम्मा है एक फिल्म चलाने का। मैंने आपको फिल्म देखी, आप फिल्म में आपको अगर अब गाने से बाहर उठ के जाने का मन करे तो वो मेरी हार है। मैं आपको हॉल के अंदर खींच के नहीं लाया, तो उसमें कोई मेरी अकेले की गलती नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्टोरी लाइन है, सिचुएशंस हैं। रोमांटिक गाने जो होते हैं वो आपको खींचते हैं फिल्म में अंदर लाने के लिए, क्योंकि रोमांटिक गाने में आपको किसी सिचुएशन समझने की जरूरत नहीं है, फिल्म समझने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। वो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आप अपने पास्ट में जाइए या अपने फ्यूचर में जाइए, प्रेजेंट में तो रहना ही नहीं चाहते। तो जब आप फिल्म देख रहे हैं, वो गाने फिल्म की, अब कमल हसन जो हैं वो उसमें औरत का रोल कर रहे हैं और वहां पे अमरीश पुरी को उनसे मोहब्बत हो गई है, तो अब मैं रोमांटिक गाना अमरीश पुरी और कमल हसन के बीच का नहीं बना सकता हूँ। स्टोरी में वो जगह नहीं है। अब उसमें जो गाना है सैया की मूछें करें गुदगुदी, अगर आपने देखा हो तो, जिसमें कि एक बच्ची है, वो मैकरीना गाना देखना चाहती है, उसकी माँ उसको गाना नहीं देखने दे रही है। तो वो उसको मालूम है कि उसका जो फादर हैं वो चाची का रोल कर रहे हैं घर में, तो वो उनको बोलती है कि भाई आप मुझे मैकरीना सुनाइए वहां जहां पूरी महफिल जमी हुई है। तो उस वक्त मैकरीना को इस तरीके से पेश किया गया है कि वो क्लासिकल अंदाज में। प्लस पॉइंट किसी ने नहीं देखे कि मैकरीना की लोग पूरी की पूरी उठा के चोरी करके 3-3 जगह बज रहा है, 3 फिल्मों में 3 नाम से बज रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। पर एक मैकरीना को मैंने क्लासिकल अंदाज में दिया है उसको कोई मेंशन नहीं कर रहा है। उसमें जो क्लासिकल पियानो और इंडियन क्लासिकल को जो मिलाया, साथ में फन रखा है, साथ में फिल्म रखी हुई है। पर क्योंकि फिल्म के साथ का वो म्यूजिक है तो इसलिए वो फिल्म के साथ ही चलना चाहिए। कुछ चीजें फिल्मों के लिए बनती हैं। ठीक है, मान गए। मैं मेरे शब्द वापस नहीं, आपने लोगों की तरफ से पूछा है जी, उसमें आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो एक और मेरे बड़े फेवरेट कंपोजर हैं जो मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, सीनियर हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, राजेश रोशन साहब। मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं और उनका ये गाना स्वामी का पल भर में ये क्या हो गया।
की जब बात निकल ही गई है विशाल जी, तो आपका इस बारे में क्या क्या विचार है आपके? प्लेग्यरिज्म आप भी करते हैं, यानी कि धुन चोरी करना यहाँ से वहाँ से, फॉरेन म्यूजिक कंपनी से, फॉरेन टेप से, फॉरेन गानों से, या यहाँ के लोकल से जो यहाँ गाने बन रहे हैं दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर से, आप भी चुराते हैं या? ये तो कोई चोर अपनी चोरी मानेगा? ये बताइए, आप मुझसे इतने प्यार से पूछ रही हैं कि आप कहाँ से लेते हैं, क्या आप कहाँ से चोरी करते हैं, तो वो तो कोई चोर नहीं बताएगा कि वो कहाँ से चोरी करता है। अब ये डिपेंड करता है कि अपनी आत्मा के ऊपर। नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ से धुन ले लेते हैं, थोड़ा वहां से ले लेते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं जो कि बहुत इजीली पहचानने में नहीं आती है, और अगर वो पहचान में आ जाए तो बस बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस हुआ है, हमने चोरी नहीं की है, हम इन्फ्लुएंस हुए हैं इससे या उससे। तो आप भी इन्फ्लुएंस होते हैं किसी से? मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ डेफिनेटली, मतलब पर नॉट इन दिस सेंस विच यू आर सेइंग, उस तरीके से नहीं, पर डेफिनेटली, क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है और ये ह्यूमन नेचर है इन्फ्लुएंस होना, किसी के भी प्रभाव में आना, ये एक बहुत नेचुरल सी बात है। अब ऐसा तो कोई भी मुझे क्रिएटिव आदमी नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मैं अपने माँ के पेट से सीख के आया हूँ, मैंने कहीं से किसी का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आया। वो आता है, मगर उसको अपना रंग देना, और ये अपना रंग देने की कोशिश करना कि अगर मैं अपने बच्चे को चाहूं कि उसको किसी और का नाम दिया जाए जब वो बड़ा हो जाए, या किसी को, तो वो मेरी आत्मा, मेरी कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो वो प्लेगरिज्म जो भी आप बोल रही हैं, ये वो सब अपनी आत्मा का, अपनी कॉन्शियस का फर्क है। लेकिन अब जब ट्रेंड चल ही गया है इसका कि धुनें कॉपी करना, तो आप भी कर लेंगे ये चीज? अगर आपको किसी ने कहा, किसी फिल्म के लिए कहा गया कि ये जो इंग्लिश गाना है बहुत अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, तो बस इसी के ऊपर आप भी हिंदी गाना बना दीजिए, तो आप बना देंगे? जी नहीं, मैं नहीं करूँगा। नहीं? अच्छा विशाल जी, आप फिल्म बनाएंगे कभी? आपको जब इतने साल हो गए, आप बॉलीवुड में हैं एज संगीतकार और थोड़ा बहुत एज लिरिसिस्ट ऑल्सो, तो कल के लिए आपके क्या सपने हैं म्यूजिक डायरेक्टर रहने के अलावा? सपने जब सच हो जाएं तब बताए जाएं तो बेहतर होता है। तो लेकिन क्योंकि अगर वो नहीं हुए तो वो कुछ सपने अपने लिए रहने चाहिए। अच्छा, इनको सच होने के बाद बताना चाहिए कि अगर मैं अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनता और एक फील्ड क्रिकेटर होता तो मैं ये बात कहना पसंद नहीं करता। तो आप बड़े छुपे रुस्तम हैं, अपने दिल की बात आप निकालेंगे नहीं अपने श्रोताओं के सामने? दिल की तो बात निकालता हूँ, तभी तो गाने बनाता हूँ, और क्या। दिल की एक और बात पूछूंगी, लेकिन एक और गाना सुनने के बाद। मैं आपको अपने फादर का लिखा हुआ एक गाना सुनाता हूँ, फिल्म जुर्म और सजा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक है, कोई नहीं तो सितारे कहेंगे। कोई नहीं तो सितारे कहेंगे, नजारे कहेंगे, किनारे कहेंगे कि मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने तुम्हें पा लिया है। कोई नहीं तो सितारे कहेंगे, नजारे कहेंगे, किनारे कहेंगे कि मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने तुम्हें पा लिया है।
टटोलो, ओ, ओ, तुम ही गवाह हो, जरा मन टटोलो, जुबां से नहीं तो आंखों से बोलो, मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने तुम्हें पा लिया है। विशाल जी, थोड़ी सी पर्सनल बातें, अब प्रोफेशनल बातें तो काफी हो गई, थोड़ी पर्सनल बातें करूं? जी जी बिल्कुल। जवाब देंगे? जी हाँ बिल्कुल। आप शादीशुदा हैं? अरे आपके यार, मैं फैंस जानना शक्ल चाहते से हैं। नहीं लगता मैं क्या? नहीं, किसी की शक्ल पर वो स्टैम्प नहीं होता, मैरिड या अनमैरिड नहीं अच्छा, होता है। वो दुख भी काश नहीं, की होता। वो दुख और खुशी भी नहीं नजर आती। नहीं, नहीं, नहीं नजर आती है। अच्छा। आप तो खुश लगते हैं, तो फिर शादीशुदा नहीं है मतलब? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपको खुश नजर आ रहा हूँ। बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, तो अच्छा। इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि आप शादीशुदा नहीं हैं। नहीं मैं, आपके श्रोता सुन रहे हैं, आपके फैंस सुन रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ और मैं खुश भी हूँ। ये कैसे हो सकता है कि आप शादीशुदा भी हैं और खुश भी हैं? अच्छा, मैं- मतलब आप क्या हैं ये बताइए पहले, आप खुश हैं या दुखी हैं ये बता दीजिए। जब मैं फिल्म बनाऊंगी, आप मुझसे मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे, तब बताऊंगी। अब तो मेरे सवाल है, आपके जवाब है। जी, तो बोलिए। मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ, मेरी एक खूबसूरत सी बीवी है। अच्छा, हाँ जी। वो भी फिल्मों से जुड़ी हुई है? जी नहीं, वो म्यूजिक से जुड़ी हुई है। किस और तरह से? फिल्मों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने चाची 420 में गाना गाया है। कौन सा? एक वो दिन भी थे, एक ये दिन भी है। तो आपकी बीवी पहले गायिका थी और बाद में बीवी बनी, या पहले बीवी बनी और फिर गायिका बनी? जी नहीं, मैं उनको इम्प्रेस करने के लिए म्यूजिक कंपोजर बना, उसके बाद मैं उनका पति बना। क्या बात है! हाँ जी। तो इम्प्रेस करने के लिए आप संगीतकार बन गए। जी हाँ। तो और थोड़ा इम्प्रेस करते तो फिर क्या बनते? संगीतकार। संगीतकार ही जी हाँ, ऑब्वियसली, फाइनल? हाँ, क्योंकि वो संगीत से इम्प्रेस हो सकती थी। उनको अगर हीरोइन बनने का शौक होता तो शायद मैं हीरो बन जाता। आपके बच्चे हैं विशाल जी? जी हाँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है आसमान। आसमां, बड़ा अच्छा नाम है। ये आसमां नाम क्यों रखा आपने? क्योंकि आकाश बहुत है, गगन बहुत है, आसमान मुझे साउंड बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अगला गाना कौन सा सुनवाएंगे श्रोताओं को विशाल जी? मदन मोहन जी का गाना है। और मदन मोहन जी के जो गाने में जो इमोशन था और जो एक दर्द था, गजलों को जिस तरीके से उन्होंने एक फिल्मी रंग दिया, उनके जैसा कंपोजर आना बहुत मुश्किल है। और लता जी को जितना खूबसूरत मदन मोहन जी ने गवाया है, वो कोई नहीं कर पाया। तो मदन मोहन जी का एक गाना, फिल्म हंसते जख्म, बेताब दिल की तमन्ना यही है।
जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बताएंगे बेदाग दिल की तमन्ना यही है। विशाल जी, आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, फीमेल सिंगर? जैसे फीमेल में लता जी भी हैं, आशा जी भी हैं, दोनों एक लेवल पे हैं मेरे लिए। ऐसे ही मेल में सुरेश वाडकर, हरिहरन, दोनों मेरे लिए एक लेवल पे हैं। अच्छा विशाल जी, आप अब समझिए कि आपने म्यूजिक बना दिया किसी फिल्म के लिए, अपनी अपनी तरफ से तो आप बेस्ट काम करेंगे ही, समझने की बात है। जी। अब अगर फिल्म पिट गई, इतना अच्छा संगीत देने के बावजूद आप अपने संगीत को भी थोड़ा दोष देंगे? क्योंकि आजकल कहते हैं कि फिल्म से ज्यादा इम्पोर्टेंस म्यूजिक को दिया जाता है, म्यूजिक चल जाए तो फिल्म भी चल जाए। वो तो सही बात है, फिल्म से ज्यादा इम्पोर्टेंस म्यूजिक को दिया जाता है, तभी म्यूजिक का फिल्म के अंदर कोई मायने नहीं होता, सिर्फ फिल्म के बाहर ही मायने होते हैं। जितने भी गाने दिखते हैं उनका सिचुएशन से कोई मतलब नहीं होता है। वो एक फिल्म के गाने दूसरे में आप रिप्लेस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा अगर हीरो सेम है तो, क्योंकि उनका जो फिल्में जो अक्सर जो यहाँ बनती हैं 50 या 70% फिल्में, उनका होता है कि ये कहानी चल रही है, अब गाना आ गया, अब आप गाना देखिए, उसके बाद की कहानी बाद में बताते हैं। इसलिए लोग बाहर जाते हैं सिगरेट पीने के लिए गानों के बीच में से उठ के। तो ऑब्वियसली म्यूजिक का इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि म्यूजिक थिएटर में लोगों को खींच के लेके आता है, और अब से नहीं, बहुत पहले से। लेकिन आपके अनुसार फिल्मों की कामयाबी या नाकामयाबी म्यूजिक पर डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती है। कितनी फिल्मों के म्यूजिक हिट हैं और वो फिल्में फ्लॉप हैं। ये फिल्मों के अंदर ही कुछ मसाला नहीं है, मटेरियल नहीं, तो गाना कितने दिन तक चलाएगा, फिल्म को कब तक चला सकता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी गाने हिट हुए हैं पर फिल्में नहीं हिट हुई, क्योंकि हम लोग जो हैं, जो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वो सब डायरेक्टर के अंडर हैं। हम लोग डायरेक्टर तो नहीं हैं, तो डायरेक्टर अब डिसाइड करता है कि स्टोरी कैसी होगी, डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कैमरामैन कौन होगा, डायरेक्टर डिसाइड करता है एक्टर्स कौन होंगे। तो ऐसी डायरेक्टर एक म्यूजिक डायरेक्टर को डिसाइड करता है। तो अब ये उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे अंदर कितना बारूद डालता है। जितना बारूद डालेगा, हम उतनी जब हम फटेंगे तो हमारी आग जाएगी। तो वही फर्क, जब एक्टर्स को जितना फीड करेंगे उतना ही फीडबैक आएगा। तो अकेले म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, या अकेले एक एक्टर की वजह से फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती। मेन चीज इज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। विशाल जी, जो पुराना म्यूजिक हुआ करता था, वेरी मेलोडियस, वो आजकल मिसिंग है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने बात की ना उस बारे में अभी आपसे, क्यों मेलोडियस इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत इनसिक्योर्ड हैं अभी म्यूजिकली, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं भी इस लाइन में हूँ, मैं सभी फेस कर रहा हूँ। और इस लाइन में वैसे तो सभी इनसिक्योर्ड हैं, और अपनी इनसिक्योरिटी आप दूसरे को ट्रांसमिट यहाँ पे इतनी जल्दी करते हैं कि मुझे बस एक हिट गाना दे दो, मेरी फिल्म चल जाएगी। उसका भी क्या मतलब मकसद है कि एक गाना चल जाएगा तो मेरी पब्लिक थिएटर तक फिल्म देखने के लिए आएगी, बाकी स्टोरी जो भी हो चलेगा, जैसा भी हो चलेगा। तो मैं जो सिंसियरिटी की कमी है, इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर, और चाल बदल चुकी है, तो उस वजह से मेलोडी थोड़ी सी कम अपने आप। तब तेज गाना बनाएंगे, तेज बीट पकड़ेंगे, तो मेलोडी तो अपने आप मिस होगी। और उतने सादा इमोशंस भी नहीं है हमारे। उस वक्त तो ये नहीं होता था, उस वक्त तो एक माहौल अलग था, इमोशंस अलग रहे होंगे। तो हैं, पर करने वाले लोग, ऐसी बात नहीं है, जो लोग हैं वो अभी भी अपना डट के काम कर रहे हैं। जो अच्छी शायरी है वो अभी भी है, ये है कि उसका जरिया सामने आने का कम हो गया है। विशाल जी, शेर और शायरी की बात निकल गई है, और क्योंकि आपने शुरू में बताया था कि आपके पिताजी शायर थे, और आप में ऑब्वियसली वो शायरापन, जो शायरी अंदाज होता है, वो आया ही होगा, और आपने गीत भी लिखे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए एक गजल या नज्म या एक शेर कुछ भी सुना दीजिए श्रोताओं को। तो मैं एक दो शेर आपको सुना देता हूँ, आप मेरी असलियत जानना चाहती हैं तो ठीक है। एक गजल के दो शेर हैं कि इन सांवली गोरी छतों से देखो कैसे धूप उतर रही है, इन सांवली गोरी छतों से देखो कैसे धूप उतर रही है,
रेजा रेजा दिल की उदासी दीवारों पे बिखर रही है। नीला स्वेटर, कत्थई शाल, हरा कोट और वाइट मफलर, उसके गर्म कपड़ों की खुशबू जहन से दिल में उतर रही है। वाह। घर के बर्तन सूने होंगे यही सोचकर शायद फिर आज भी चौराहे पर शाम सब्जी लेने ठहर रही है। बहुत खूब। और एक और शेर है उसी का ही। दिन का भारी ट्रक तो मेरे सीने से होकर गुजरा था, दिन का भारी ट्रक तो मेरे सीने से होकर गुजरा था, अब इस घर की खामोशी भी सरे शाम से संवर रही है। क्या बात है। थैंक यू। तो अगला गाना सुनवा दीजिए। तो मैं आपको चलने से पहले अपना एक आखिरी गाना मेरी पसंद का, सचिन दा का, क्या ये जिंदगी है कैसी बेबसी है, फिल्म ये गुलसिता हमारा। जरूर। क्या ये जिंदगी है कैसी बेबसी है, बोलो क्यों खड़े हो गुमसुम, क्या ये जिंदगी है कैसी बेबसी है, बोलो क्यों खड़े हो गुमसुम। एक बामे लगे ना, एक बामे लगे ना, सदियों से यूं ही सर पे दुखों का बोझा उठाए, इन पर्वतों पे हम चल रहे हैं, भूखे नंगे प्यासे, लाओ हाथ अपने साथ, लाओ हाथ अपने साथ, चल के देखो दो कदम तुम, क्या ये जिंदगी है कैसी बेबसी है, बोलो क्यों खड़े हो गुमसुम। विशाल जी, इस अच्छी बात पर आज का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे यहीं समाप्त करते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मैं शुक्रगुजार हूं आपकी। शुक्रिया। नमस्कार। खुदा हाफिज। सिरे उधड़ गए हैं, सुबह हो शाम के, वो मेरे दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया, वो मेरे दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया।
करता था मुझे, वो बेपनाह प्यार करता था मुझे। गया तो मेरी जान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया। शर्मंद करता आफ्ताबों हाल इज़ों खंड छायनी गच सो लच सो दराय मैं सजदे से उठा तो कोई भी न था, मैं सजदे से उठा तो कोई भी न था। वो पाँव के निशान साथ ले गया, गया तो मेरी जान साथ ले गया। वो मेरे दो जहान साथ ले गया, तमाम दास्तान साथ ले गया। सेलुलाइट के सितारे इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान थे संगीतकार विशाल भारद्वाज। इनसे बातचीत कर रही थी मीना नाहटा। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले, हमारे तकनीकी सहयोगी अनंत पेवेकर और विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।